ये स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक बार पॉज करके आप ये न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ में इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है। इसके तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू। ये कह रहा है तीनों में से किसी एक कॉर्नर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने 3 वर्टिसेस का नाम दे दिया, ए बी सी। मैं कॉर्नर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ ड्यू टू कॉर्नर ए जहाँ पे क्यू चार्ज रखा है और कॉर्नर बी ड्यू जहाँ पे बी क्यू चार्ज रखा है। एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ए है। तो ये वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई ए होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी पॉइंट की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दो, वो जिस डायरेक्शन पे मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। सिमिलरली अगर मैं ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है सिर्फ इसी का इफेक्ट यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूँ और सिर्फ इसी चार्ज का इफेक्ट देखूँ, वो इस साइड मूव कर जाएगा। तो ये वाले एंड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ई बी बन रही है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा, अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, दोनों का जो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाला। स्टूडेंट्स, अब पॉइंट सी पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ड्यू टू एंड ए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रही है, इस वाले एंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए बन रही है। अब ये जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका निकालने का तरीका आपने 11th में पढ़ा है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज E1 वेक्टर का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है वो कॉस 60 आएगा, बिकॉज आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस एंड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बनेगी वो उतनी ही होगी जितनी ये वाले एंड की वजह से होगी। तो इसेंशली यहाँ पे ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना है, ये जो डायगोनल है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा ई ए का स्क्वायर। मैं ई बी के स्क्वायर की जगह भी वापस ई ए का स्क्वायर ही लिख दूंगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है, प्लस 2 टाइम्स ई ए इंटू ई ए। ई बी की जगह भी ई ए लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ई ए का स्क्वायर। और कॉस 60 आपको पता है 1/2 होता है, तो ये और ये कट गया। तो फाइनली आपके पास आ गया ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम्स ई ए का स्क्वायर। तो फाइनली जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ई ए का स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट 3 इंटू ई ए का स्क्वायर, और रूट कट जाएगा, खाली ई ए बच जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए दैट विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट 3 ई ए। ये होगी ये वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी ई ए। अब ई ए की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से ई ए बन रहा है। ई ए जो यहाँ पे बन रहा है वो ये वाले चार्ज की वजह से बन रहा है, जिसकी वजह से ई ए बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से ई ए बन रहा है और जिस पॉइंट पे ई ए निकालना वहाँ से लेके वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। ये स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन ये ऐसे भी बोला जाता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी। अब ये ए वाले एंड पे बी और सी वाले एंड की वजह से टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड बी, एंड सी वाले एंड की वजह से क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया इसकी वजह से अगर आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है यहाँ टेस्ट चार्ज रख दो, वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। तो ये वाले एंड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका नाम डाल देते हैं ई सी। अब ई बी और ई सी की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको वही पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। और तो यहाँ पे जो ये जो आपके पास आ रहा है ई, ये आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे जो ई ए होगा, ई ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड बी। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और जिस पॉइंट पे निकाली है वहाँ से लेके वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड सी वो भी किसके बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका मैग्नीट्यूड ऊपर लिखना है। दिस इज माइनस क्यू, बट याद रखना यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो वो प्लस में आएगा, डिवाइडेड बाय
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पे निकालनी है वहाँ से लेके वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको पता है ई बी और ई सी का जो रिजल्टेंट होगा ई, वो आपको पता है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो यही फॉर्मूला लगता है। अब आपको पता है क्योंकि ई बी और ई सी का, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो मैं ई बी और ई सी की जगह, ये ई सी की जगह में मैं ई बी लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा ई बी का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ई बी और ई सी दोनों बराबर आ रहे हैं। ये आ जाएगा प्लस 2 ई बी इंटू ई सी, इन दोनों की जगह मैं 2 इंटू ई बी का स्क्वायर कर दूंगा। और ये cos 120 कैसे आया, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का वेक्टर आपको पता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। अगर ये सारे 60 डिग्री के एंगल हैं, अगर किसी भी 180 डिग्री एंगल ये टोटल होता है, अगर ये 60 हो तो ये ऑब्वियसली 120 होता है। और 120 पता है आपको -1/2 होता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फिर ये माइनस ये बच जाएगा ई बी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये और ये कट जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ये ई बी, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ई बी आपने ऊपर निकाला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या दिस विल बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वीडियो पॉज करके ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छे से पढ़ लीजिए प्लीज़। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कि एक ट्राइंगल है उसका, पहले तो ये सुन लीजिए सेंट्रॉइड क्या होता है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जितनी ये ए मान लो तीनों साइड्स बराबर हैं, तो उसका सेंट्रॉइड होता है। यहाँ से आप अगर ये एक परपेंडिकुलर गिराएं ये 90 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया 90 डिग्री, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया 90 डिग्री, ये सारे जो ऑल्टीट्यूड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब डी स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा मैं उसको एक्स बोल देता हूँ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उसको भी एक्स बोल देता हूँ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा इसको भी एक्स बोल देता हूँ। तो ये तीनों डिस्टेंसेज आगे एक्स। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम, आप बताइए कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब भी देखनी हो ना, आप वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दो। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूँ क्यू नॉट, तो ये वाला चार्ज तो उसको रिपेल करेगा ना इस डायरेक्शन पे। तो मान लेता हूँ मैं इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसको मान लेते हैं E1 है। उसकी वजह, उसी तरीके से यहाँ पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वो इस डायरेक्शन में होगी, उसका नाम दे देते हैं E2। उसी तरीके से इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको ऐसे करके नाम दे देते हैं E3। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो किसी चार्ज की वजह से, उस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज रख दो। वो पॉइंट चार्ज जिस भी डायरेक्शन पे मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। अब देखिए, आपको ये शो करना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके वर्टिसेस पे 3 इक्वल चार्जेस रखे, आपने शो करना है कि इसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकती है, देखो E2 और E3 का, E2 और E3 का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे आएगा, इस डायरेक्शन पे ये रिजल्टेंट बनेगा किसका, E2 और E3 का। पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, देखो अगर एक यहाँ पे लग रहा है वेक्टर, एक यहाँ पे लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे उसका जो डायगोनल होगा वो आपको रिजल्टेंट देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ये जो रिजल्टेंट E2 और E3 का जो रिजल्टेंट बन रहा है उसको मैं E बोल देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगी अगर E1 और E ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान देने वाली और है कि पता है जितना E1 का जितना मैग्नीट्यूड होगा ना, उतना ही E2 का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही E3 का मैग्नीट्यूड होगा। बेसिकली ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, तो मैं E1 E2 E3 अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो मैं E2 की जगह E3 या E3 की जगह E2 भी लिख सकता हूं। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये शो करना है, मेरे को बेसिकली ये शो करना है कि E1 और E बराबर है। अगर ये मैंने शो कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। पहले मैं E2 और E3 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। तो आपको पता है कि अगर कहीं पे एक वेक्टर E2 है और एक वेक्टर E3 है, इनका जो डायगोनल, इनका जो रिजल्टेंट डायगोनल होगा E, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है। ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, इसको मान लो रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है, वो A1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ये जो थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है E2 और E3 तो बराबर ही है ना, तो मैं E3 की जगह भी E2 लिख सकता हूं। ये आ जाएगा E2 का स्क्वायर, ये E2 प्लस E2 हो जाएगा 2 टाइम्स E2 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, प्लस ये 2 आ जाएगा, देखो E2 और E3 तो बराबर ही है, मैं दोनों की जगह E2 लिख दूं तो E2 इंटू E2 हो जाएगा,
E2 का स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल पूरा का पूरा जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो अगर इसी ट्राइंगल की बात करें, सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात करें, उसमें ये एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 60 का है तो आधा कितना हो जाएगा 30। अब ये 90 डिग्री प्लस 30 और प्लस 60 डिग्री टोटल हो जाता है 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में, ये जो मैं कटआउट यहां पे बना रहा हूं इस ट्रायंगल का, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, दूसरा एंगल 30 डिग्री हो, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है। तो ये 60 प्लस 60 टोटल, यानी कि E2, ये अपना ये E3 है और ये पहले वाला E2 था, E2 और E3 के बीच में जो टोटल एंगल है वो 120 डिग्री होगा। तो ये आ जाएगा जी, ये 2 टाइम E2 स्क्वायर, 2 की जगह 2, E2 इंटू E3 हो गया E2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कॉस 120 डिग्री जो होता है वो -1/2 होता है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E2 स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया, देखो ये आ जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स E2 स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स E2 स्क्वायर अपॉन 2, ये और ये कट गया। तो फाइनली आपका जो ई स्क्वायर किसके बराबर आ गया जी, E2, 2 टाइम्स E2 स्क्वायर, और ये माइनस E2 स्क्वायर, ये आ गया जी E2 स्क्वायर। यानी कि आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो आ गया अंडर रूट ऑफ E2 स्क्वायर। तो फाइनली मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो बन रही है ये जो रिजल्टेंट अगर इसके बराबर हो जाए तो ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये E की वैल्यू आ गई E2, ये जो E की वैल्यू आ गई E2, और नीचे की तरफ क्या बन रहा है E1 बन रहा है, और E1 और E2 तो आपको पता ही है बराबर है, क्योंकि अगर आप E2 की भी वैल्यू पुट करो, ये क्या है, ये आ गया E इज इक्वल टू E2। अब E2 का क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से E2 बन रहा है, E2 इसकी वजह से बन रहा है, उसको न्यूमरेटर में रखो, जिसकी वजह से बन रहा है डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से बन रहा है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से लेके वहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ रही है। अच्छा अब E1 नीचे की तरफ जो इक्वल एंड ऑपोजिट है E1, ठीक है, तो E1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से E1 बन रहा है वो भी Q की वजह से बन रहा है, डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से बन रहा है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये x का स्क्वायर। तो देख लो जी, फ्रॉम 1 एंड 2 आ रहा आपका E1 और E2 बराबर आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। स्टूडेंट्स ये लास्ट न्यूमेरिकल प्लीज़ एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं ABC एंड D, एंड बोला गया है इसके इस स्क्वायर के हर एक एंड पे इक्वल चार्जेस रखे हुए। मैं यहाँ पे Q प्लस Q, यहाँ भी Q एंड यहाँ भी Q रख देता हूँ, और बोल रहा है कि इसके किसी भी एक कॉर्नर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो मैं यहाँ पे B वाले एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा B वाले एंड पे C की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैंने आपको पता है कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ, वो जिस डायरेक्शन पर जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। तो एंड ए की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड ए होगी, और ये वाले एंड की वजह से, ये जो है ABC और ये जो D वाला एंड है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँगा और सिर्फ इसी का इफेक्ट अगर कंसीडर करूँ, वो उस टेस्ट चार्ज को यहाँ, यानी कि ये जो इस डायरेक्शन में आपको दिख रही है यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड D। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन तीनों चार्जेस की वजह से होगी। ये वाले चार्ज की वजह से होगी EC, ये वाले चार्ज की वजह से EA, और ये वाले चार्ज की वजह से ED। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि इसके खुद के चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि E और R स्क्वायर जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर आप R को बहुत ही छोटा कर दो, यानी कि ज़ीरो डिफाइन कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो ही आ जाए तो उसके लिए तो डिवीजन इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका मतलब है अगर चार्ज के ऊपर उसके खुद की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाले एंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EC, ये वाले एंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EA, और ये वाले एंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है वो ED। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम EA और EC की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड A, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं उसको K बोल देता हूँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वहाँ पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये एक स्क्वायर है मैं सबकी ये चारों साइड्स को ए ले लेता हूँ,
तो ई ए की वैल्यू जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ऊपर डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से निकाली और जिस पॉइंट पे निकाली है वहाँ से लेके वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं ई सी की वैल्यू निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड सी, वही 1/4πε0 जिसकी वजह से ई सी बन रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ऊपर डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से बन रहा है और जिस पॉइंट पे निकाली है वहाँ से लेके वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ई ए और ई सी की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल बराबर आई है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में आगे देखते हैं, देखना ई ए अगर एक वेक्टर ये और दूसरा ये, इन दोनों का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो डायगोनल है इसको मैं ई बोल देता हूँ। ये ई जो रिजल्टेंट आ रहा है ये ई ए और ई सी का आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट ये वाले एंड पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक तो ये ई होगी जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, और ऑलरेडी ये वाले एंड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई डी, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, ई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड डी, क्योंकि इन दोनों ये वाली जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका तो रिजल्टेंट ये ई है और ये वाले एंड की वजह से जो ई डी है वो भी सेम डायरेक्शन पे है। तो आपको पता होगा जब सेम डायरेक्शन पे दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे एक पॉइंट है इस पे 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रही है और 2 न्यूटन की फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे लग रही है, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 12 न्यूटन की। तो उसी तरीके से आपने याद रखना है जब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स होते हैं वो सिंपली दोनों एडेड अप हो जाते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब आपको पता ही है कि ये जो ई है यहाँ पे, ये वाला जो ई है इसकी वैल्यू आपको वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन ए डाल देता हूँ। मैंने कुछ नहीं करना है, ये ई अलग से कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। और आपको पता है ये जो ई, ये जो डायगोनल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई ए ई सी कॉस 90 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 90 डिग्री इसलिए आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये ई के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। आपको पता है कॉस 90 जीरो होता है, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये ई का स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ई ए का स्क्वायर प्लस मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ई ए की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है सारी वैल्यूज ए है यहाँ पे, और ये वाला √2 इंटू ए है। तो आपको पता है ये ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपॉन ए स्क्वायर, और उसी तरीके से ये ई सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड सी, ये वाले एंड की वजह से ये जो होगा ये होगा 1/4πε0 जिसकी वजह से बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से बन रही है और जिस पॉइंट पे निकालनी है वहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है, तो ई ए और ई सी की जगह मैं दोनों की जगह ई ए लिख देता हूँ, ई ए का स्क्वायर, दैट मीन्स ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ई ए का स्क्वायर। फाइनली ई किसके बराबर हो जाएगा √2 इंटू ई ए, या फिर ई क्या हो जाएगा √2 ई ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एंड उसी तरीके से ई की वैल्यू आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड डी क्या होगा, देखो ये वाले एंड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर ये भी ए है ये ट्रायंगल अगर आप लो तो आप आराम से डिटरमिन कर सकते हो कि ये जो डायगोनल है ये √2 इंटू ए होगा, √2 टाइम्स ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड बी क्या होती है 1/4πε0 जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब यहाँ पे इसकी उसका मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन जिसकी वजह से बन रही है और जिस पॉइंट पे निकालनी है वहाँ से लेके वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो √2 इंटू ए का स्क्वायर जब करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, अब जब ये दोनों वैल्यूज़ जब मैं वापस ऊपर पुट करूँगा तो देखो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, नेट ई तो आ गई √2 इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास जो ई डी आ रहा है, ई डी कितना आ रहा है, ये आ रहा है के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। एंड फाइनली यहाँ से के एंड क्यू ए स्क्वायर आ गया कॉमन, अंदर बच गया 1 ये √2 प्लस 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2, राइट। इसी तरीके से तो यही वैल्यू जब आगे कैलकुलेट की जाएगी ये के की जगह मैं लिख देता हूँ 1/4πε0 आता है, एक्चुअली 4πε0 आता है, बट जब ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो बन जाएगा 8πε0। ये वाला क्यू एज इट इज आ जाएगा अपॉन ये ए स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 √2 2 √2
plus 1. This will be the answer.